नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। अब तक हमने FST 001 के इकाई 15 पर्यावरण और उसके तीनों घटकों का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 22 तक में ये कोशिश करी कि इसके दिए हुए पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और वो हम लोगों ने भरसक ईमानदारी से करने की कोशिश की। अब आगे FST 001 खंड 4 के ही इकाई 16 के आगे का अध्ययन करेंगे। इकाई 16 बदलता हुआ पर्यावरण। 16.1 आदि मानव खानाबदोश था। अपना बहुत अधिक समय भोजन की खोज में बिताता था। उस समय वह प्रकृति के काफी समीप था, क्योंकि तब वह पौधों और जानवरों पर पूर्णतः निर्भर था। तब उसने काफी तेजी से प्रगति की और वह शिकार करने तथा भोजन इकट्ठा करने की बजाय कृषक बन गया और उसने छोटे छोटे गांव या समाज में रहने लायक स्थिति बना ली। यदि हम आदि मानव के जीवन की आज के मानव जीवन में तुलना करें तो हमें बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। जहाँ तक हमारे भोजन और जीवन की अन्य मौलिक आवश्यकताओं का संबंध है, अधिकतर लोग आज अधिक सुखी हैं। आज वस्तुओं के उत्पादन एवं कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अथवा संचार सेवाओं में वृद्धि हो गई है। यह काफी कुछ प्रौद्योगिकी के विकास और उसके प्रयोग द्वारा ही संभव हो सका है। मानव ने नदियों पर बांध बनाए, वनों को काट डाला, जमीन पर हल चलाया और फसलें उगाई, शहरों, नहरों और सड़कों का निर्माण किया। निसंदेह इस विकास के फलस्वरूप उसका जीवन आसान और सुखद बन गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपना पर्यावरण बदल दिया और प्रायः अदूरदर्शिता और असावधानी के कारण इसको क्षति पहुंचाई गई। आज इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पृथ्वी के कई क्षेत्रों में मनुष्य ने हानि पहुंचाई है, जैसे जल, वायु और मृदा में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण, पृथ्वी की पारिस्थिति में असंतुलन तथा ऐसे प्राकृतिक स्रोत का विनाश करना जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए पिछले वर्षों में पर्यावरण में हुए ह्रास तथा उसके क्षेत्रों और कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है, जिससे ऐसे कदम उठाए जा सकें कि विरासत में मिली प्राकृतिक संपदा की रक्षा हो और मनुष्य पर्यावरण के साथ समन्वय से रह सके। पिछली 2 इकाइयों में आप पर्यावरण के मुख्य घटकों और उनके आपसी संबंध के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस इकाई में हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण की समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे जिनसे हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रदूषण की परिभाषा दे सकेंगे और प्राथमिक वायु प्रदूषकों के स्रोतों और प्रभावों की सूची बना सकेंगे। बता पाएंगे कि प्रकाश, रासायनिक, धूमकुहा और अम्ल वर्षा किस प्रकार बनते हैं और मानव पर इसका क्या प्रभाव होता है। जल, मृदा, ध्वनि और विकिरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को सूचीबद्ध कर सकेंगे और वातावरण पर उनके प्रभाव का वर्णन भी कर सकेंगे। आप समझ सकेंगे कि पिछले वर्षों में पर्यावरण ह्रास में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है। पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव और शिक्षा का इस समस्या के समाधान में योगदान को भी समझ सकेंगे। 16.2 प्रदूषण। आजकल प्रदूषण के बारे में काफी कुछ कहा और सुना जाता है। प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण, वायु, जल, मृदा में किसी पदार्थ या ऊर्जा, उष्मा, ध्वनि, रेडियो सक्रियता इत्यादि का ऐसी दर और ऐसी मात्रा में मिलना जो जीवन के लिए हानिकारक है। प्रदूषण का एक लंबा इतिहास है। जब अधिक से अधिक संख्या में लोग शहरों में रहने लगे तो प्रदूषण का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। शहरों के अनियोजित विकास के कारण कूड़े करकट और सफाई करने पर अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में कठिनाई होने लगी। पहले लोग प्रायः एक ही स्थान पर पशुओं के साथ निवास करते थे, जो भारत में अब भी कहीं कहीं देखा जाता है। कीचड़, कीच और धूल से भरी सड़कों ने प्रदूषण को और बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थ वायु, जल संसाधनों और मृदा में एकत्रित होकर उसको विषाक्त करने लगा। अपशिष्ट पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं
और जिनको दीर्घ अस्थायी प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कीटनाशक, नाभिकीय अपशिष्ट और प्लास्टिक आदि। इनमें से बहुत से विषैले भी होते हैं। दूसरा, अन्य वे हैं जो सरल उत्पादों में विखंडित हो जाते हैं और ऐसे प्रदूषकों को अदीर्घ अस्थायी प्रदूषक कहा जाता है। जैसे कूड़ा करकट, यदि विखंडन की इस प्रक्रिया में जीव जंतु सहायता करते हैं तो ऐसे प्रदूषकों को जैव विखंडनीय प्रदूषक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं। जैसे जानवरों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, साग सब्जियों की छिलके इत्यादि। प्रदूषण ने पारिस्थितिक संतुलन को इतना बिगाड़ दिया है कि यह मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस समय में हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हमें अपने को बचाने के लिए अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे आने वाले पृष्ठों में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपशिष्ट जल, वायु और मृदा में प्रवेश कर गए हैं और ध्वनि व विकिरण ने किस प्रकार हमारे पर्यावरण को और अंत में हमें बहुत क्षति पहुंचाई है। 16.2.1 वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आज के द्वारा उत्पन्न की गई प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष हमारे वायुमंडल में लगभग 1000 लाख टन अपशिष्ट मिलाए जाते हैं। उद्योगों, बिजली संयंत्र, घरों की चिमनियां, स्वचालित वाहनों से और जीवाश्मीय ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं के रूप में अपशिष्ट हमारे वातावरण में निरंतर मिलते रहते हैं। वायुयान भी काफ़ी अधिक मात्रा में जला हुआ या अधजला ईंधन वायु में छोड़ते हैं। आपने उठते हुए विमान के पीछे उसके द्वारा छोड़ी गई धुएं की लंबी लकीर सी देखी होगी। कोयले, लकड़ी, डीजल, तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल इत्यादि निम्नलिखित 5 वर्गों के प्रदूषक बनाते हैं। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, हाइड्रोकार्बन। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा, सूक्ष्म कण। पांचवा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 5 वर्ग के प्राथमिक प्रदूषक परस्पर क्रिया करते हैं और इससे द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं जो जानवरों और पौधों के जीवन के लिए और भी घातक होते हैं। हम पहले प्रत्येक प्राथमिक प्रदूषक के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब गैसोलीन, कोयला, चारकोल और कचरे जैसे कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह जल नहीं पाते। वस्तुतः सभी स्टोव, भट्टियाँ, खुले स्थानों और वनों में आग, कारखाने और बिजली संयंत्र जैसे दहन स्रोतों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में धूम्रपान के समय तंबाकू का अपूर्ण ज्वलन है। यह गैस हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, जिसके कारण आंखों में धुंधलापन, सिर में दर्द और यहाँ तक कि कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है और मृत्यु तक हो सकती है। स्वचालित वाहन कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के समूह हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ये या तो ईंधन से वाष्पित हो जाते हैं या ईंधन के अवशेष के रूप में बच जाते हैं। वायु में हाइड्रोकार्बन अधिकांशतः पृष्ठीय जल के साथ मिलकर प्रवाहित होते हैं। जल की सतह पर ये तेल की झिल्ली से बना लेते हैं। आमतौर पर हाइड्रोकार्बन से कोई विशेष हानि नहीं होती, लेकिन जब वे परस्पर क्रिया कर द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं तो घातक सिद्ध हो सकते हैं। सूक्ष्म कण वायु प्रदूषकों के तीसरे वर्ग में आते हैं। जीवाश्मीय ईंधन के दहन से कार्बन के बहुत ही सूक्ष्म कण बनते हैं। ये कण वायु में निलंबित रहते हैं और सीसा, हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों जैसे अन्य पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। ये कण जब फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो फेफड़ों का कैंसर और अन्य सांस के रोगों की संभावना को बढ़ा देते हैं। डीजल से चलने वाले वाहन और ट्रक अन्य वाहनों की अपेक्षा 30 से 100 गुना तक के बीच सूक्ष्म कार्बन कण छोड़ते हैं। एस्बेस्टस भी एक सूक्ष्म कण वायु प्रदूषक है जो एस्बेस्टस की खानों से खुदाई के समय, परिष्कृत करते समय और उत्पादकों द्वारा एस्बेस्टस के निपटान या विद्युत रोधी उपकरण बनाते समय वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। एस्बेस्टोसिस फेफड़ों का कैंसर है जो एस्बेस्टस के कणों के फेफड़ों में जमा हो जाने से होता है। ये उन मनुष्यों में ज़्यादातर होता है जो एस्बेस्टस के साथ काम करते हैं। बिहार में सिंहभूम में
कई खनिक इस बीमारी से मर गए। हाल ही में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत इस बीमारी को मारक बीमारी के वर्ग में रखा गया है। सिलिकोसिस यह एक ऐसा कैंसर है जो सिलिका के फेफड़ों में निक्षेपण से होता है। उन मनुष्यों में जो खान, मृदभांड, संधानशाला, पत्थर कटाई, परिष्करण और कांच बनाने वाले कार्यों में कार्य करते हैं, यह भी घातक बीमारी है। भारतवर्ष के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में सूक्ष्म कणों की मात्रा बहुत ही अधिक है। वास्तव में धूल का एक पर्दा या आवरण हमारे नगरीय वातावरण का एक अभिन्न अंग बन गया है। उदाहरणार्थ, दिल्ली एवं मुंबई जैसे शहरों में सुबह और शाम जब यातायात चरम सीमा पर होता है, तब यदि आप चौराहे पर रुक जाएं तो हो सकता है कि आपको सांस लेना भी दुभर हो जाए, क्योंकि वाहन अत्यधिक मात्रा में धुआं छोड़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड घातक प्रदूषकों में से एक है। यह सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ऐसा यौगिक है जो सल्फर द्वारा दूषित जीवाश्मीय ईंधन के जलने से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड की तेज गंध होती है जो श्वसन ऊतकों में जलन पैदा करती है। यह जल ऑक्सीजन व वायु में उपस्थित अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके सल्फर वाले एसिड बनाती है। ये एसिड भी वायु में उपस्थित कणों से संलग्न हो जाते हैं और सांस के साथ अंदर जाने पर ये कण फेफड़ों के लिए क्षयकारी सिद्ध होते हैं। पौधों पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनका विकास कम हो जाता है। सल्फर युक्त वायु में इस्पात का संक्षरण 2 से 4 गुना अधिक हो जाता है। इसकी उपस्थिति में जिंक, इमारती पत्थरों इत्यादि का संक्षरण हो जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न संयोजकों के परिणाम स्वरूप विभिन्न किस्म की यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइडों के प्रमुख स्रोत स्वचालित वाहनों के इंजन होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके प्रकाश रासायनिक धूमकुहा बनाते हैं, जिनका वर्णन अब हम आगे करेंगे। प्रकाश रासायनिक धूमकुहा। प्रकाश रासायनिक धूमकुहा उस समय बनता है जब स्वचालित वाहनों से निकलने वाले 2 प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य की रोशनी में परस्पर क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओजोन O3 और पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं, जो पीले भूरे धुंध रंग के रूप में दिखाई देता है। ओजोन में सांस लेने से स्नायु तंत्र और नाड़ी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। आँखों में जलन होने से आंसू निकलने लगते हैं और सिर में दर्द भी हो जाता है। ओजोन का अन्य वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। यह रबड़ से बनी वस्तुओं और वस्त्रों को नष्ट कर देती है और पेंटिंग्स को बदरंग कर देती है। हाल ही में पता चला है कि धूमकुहा काष्ठ के लिए भी हानिकारक है। पैन विशेषतः पौधों को हानि पहुंचा रहा है। पैन के कारण पत्तियों पर चित्तियां पड़ जाती है और पौधों का बढ़ना कम हो जाता है। अम्ल वर्षा। आजकल यह एक आम बात है कि वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ उद्योग अपने आसपास प्रदूषण से बचने के लिए बहुत ऊंची ऊंची चिमनियां लगाते हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म कण, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, वायु के साथ दूर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल के साथ मिलकर क्रिया करते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। इस प्रकार अम्ल वर्षा के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सांद्रण पर निर्भर करता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 3.0 तक हो सकता है, जिससे यह सिरके की तरह अम्लीय बन जाता है। प्राकृतिक वर्षा का पीएच सामान्यतः हल्का सा अम्लीय होता है और 5.6 होता है। इसका कारण यह है कि वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में क्रिया कर तनु कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आइए देखें पारिस्थितिक तंत्र पर अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पौधों की पत्तियों को सीधे क्षति पहुंचती है। विश्व के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में वन
अम्ल वर्षा के कारण ही सूखते जा रहे हैं। इसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ पोषक तत्व जो पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, मृदा से समाप्त होते जा रहे हैं। ये पोषक तत्व मृदा से निकलकर सरिताओं और तालाबों में अम्ल वर्षा के साथ पहुंच जाते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव झीलों पर भी पड़ता है। तली पर लगे हुए कवक और शैवाल को छोड़कर उनके जल से जीव समाप्त हो जाते हैं। अम्लता का कारण विलेय धातुओं, विशेषतः एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है। इस तत्व का मछली की गिल्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह दम घुटने के कारण मर जाती है। उच्च एल्यूमिनियम अंश वाले जल की झीलों के पास रहने वाले पक्षी जब जलीय कीड़ों को खाते हैं तो एल्यूमिनियम के कारण वे भी मर जाते हैं। अम्ल वर्षा संगमरमर पत्थर की मूर्तियों और धातुओं का संक्षरण भी कर देती है। अतः अम्ल वर्षा और इसके प्रभावों को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है? अधिकांश सल्फर डाइऑक्साइड जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर युक्त कोयले के जलने के कारण बनती है। अतः कोयला जलाने से पहले धो लेना चाहिए। अधिक सल्फर वाले कोयले के स्थान पर निम्न सल्फर अंश वाला कोयला प्रयोग किया जा सकता है। ऊंची ऊंची चिमनियों में स्क्रबर जैसी युक्तियां प्रयोग की जा सकती हैं ताकि सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में न जाए। कोयला जलाने की एक ऐसी नई विधि का विकास किया जा रहा है जिसमें कोयले और चूने के पत्थर का मिश्रण बनाकर प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निकलना कम कर सकती है। अम्ल वर्षा द्वारा प्रभावित झीलों, सरिताओं और मृदाओं को फिर से मूल स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जहाँ मृदा बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है वहाँ खेतों में और झीलों में चूना मिलाया जाता है। यह उपाय केवल थोड़े समय के लिए ही है और समस्या का पूर्ण समाधान भी नहीं है। चूने का पत्थर पूरे वन में नहीं बिखेरा जा सकता, तो क्यों न हम ऐसे सबसे प्रभावशाली समाधान के बारे में सोचें जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निकलना रोक सके। मौसम वैज्ञानिकों के पास जो कारण है जिससे वे विश्वास करते हैं कि वायु प्रदूषण जो कार्बन के कणों, धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, मौसम को भी प्रभावित करता है। भूमि और पानी की सतह में ताप में वृद्धि का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट की भविष्यवाणी की गई। जब सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड वाले वातावरण पर पड़ती हैं तो कुछ ऊष्मा वापस आकाश में चली जाती है, पर ज़्यादा ऊष्मा पृथ्वी में नीचे चली जाती है। पृथ्वी से ऊष्मा फिर वातावरण में प्रवेश करती है। इसमें से कुछ ऊष्मा पृथ्वी में वापस चली जाती है, शेष वातावरण में निकल वापस आकाश में चली जाती है। अतः पृथ्वी की पृष्ठ सतह अर्थात पानी व भूमि की ऊपरी सतह को दिन में ऊष्मा की वास्तविक प्राप्ति होती है और इससे पृथ्वी का एक तापक्रम निश्चित हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ा दी जाए तो ऊष्मा की वास्तविक प्राप्ति और इससे पृथ्वी का तापक्रम भी बढ़ जाएगा। इस स्थिति में पृथ्वी गर्म हो जाएगी। ग्रीन हाउस शीशे का बना कमरा होता है जो प्रायः ठंडे मौसम में गर्मी के पौधे उगाने के लिए किया जाता है और ये उपर्युक्त सिद्धांत पर काम करता है। ग्रीन हाउस में शीशे की दीवारें होती हैं और शीशा के अंदर सारी ऊष्मा को बाहर वातावरण में जाने से रोकता है। आपको धूप में बंद कार में बैठने पर भीषण गर्मी का अनुभव हुआ होगा। इसका कारण भी वही है। सन 1958 से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल में लगभग 6% बढ़ गया है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की आशा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि का कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस खंड की इकाई 14 में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। वनों में पौधों की बहुत अधिक संख्या होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। वनों की कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बहुत बढ़ जाता है। फैलते हुए उद्योगों और स्वचालित वाहनों की बढ़ती संख्या द्वारा जीवाश्मीय ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में सतत रूप से वृद्धि हो रही है। यदि यही सब चलता रहा तो यह भय है कि अगली शताब्दी के मध्य तक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड दुगनी हो जाएगी और इसके कारण वार्षिक तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच वृद्धि हो सकता है। तापमान में यह वृद्धि मानव
और अन्य जीव जंतुओं पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। ध्रुवीय हिम के पिघलने के कारण समुद्र तल ऊंचा हो जाएगा। इससे समुद्र तट के प्रदेश और खेत पानी में डूब जाएंगे। ऐसा डर है कि लंदन, ग्लासगो, फ्लोरिडा, टोक्यो, ओसाका, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन और कलकत्ता आदि भी समुद्रीय पानी में डूब जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि पृथ्वी का तापक्रम निलंबित कणों के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ये कण सिर्फ मृदा अपरदन और धूल से नहीं, बल्कि उद्योगों, वनों की आग, स्वचालित वाहनों, बमों और अन्य शस्त्र के कारण भी आते हैं। निलंबित कणों के बादल सूरज की ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकेंगे, जिससे पृथ्वी और जल का तापक्रम कम हो जाएगा। ऐसी गणना की गई है कि अगर रूस और अमेरिका के 50,000 नाभिकीय बमों में से अगर कुछ बम भी बदकिस्मती से युद्ध में इस्तेमाल कर लिए गए तो इमारतों, पुलों, ईंधन के ढेर और कालिख वातावरण में इस तरह फैल जाएगी कि सूरज की ऊष्मा काफ़ी समय तक पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी, जिससे कि नाभिकीय शीतलन आ जाएगा। ठंड के कारण खेती और वनस्पति नष्ट हो जाएगी। सभी जीव जंतु चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, भूख से मर जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व के सभी लोग ये चाहते हैं कि विश्व की ये महान शक्तियाँ अपने झगड़े शांतिपूर्वक निपटा सकें। इसका पहला कदम होगा कि सभी नाभिकीय शस्त्रों को खत्म कर दिया जाए और उनका निर्माण कार्य रोक दिया जाए। ओजोन परत का अपक्षय। लगभग पिछले दशक से पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत में कमी की संभावना एक चिंता का विषय बनी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस परत के अध्ययन का क्या कारण है। कारण कई हैं। सबसे बड़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग है। ये वो गैसें हैं जो दाब बढ़ाने पर आसानी से द्रव में बदल जाती हैं। इससे ये प्रशीतन, एरोसॉल कैन में, नोदक और प्लास्टिक कोम में उपयोगी सिद्ध होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अस्थायी होते हैं और वातावरण में इकट्ठे होते जाते हैं, जहाँ ये ओजोन से क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ओजोन के नष्ट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि ऊपरी वातावरण में उड़ते हुए जेट वायुयानों द्वारा छोड़ी गई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन की मात्रा को खतरे की सीमा तक कम कर सकते हैं। ऐसा डर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की सतह को खत्म कर देंगे, जिससे ज़्यादा पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी। पराबैंगनी विकिरणों के स्तर में वृद्धि से त्वचा के कैंसर में वृद्धि, खेती पर खराब असर, ऑक्सीजन चक्र में व्यवधान और यहाँ तक कि मौसमों पर भी खराब असर पड़ने लगेगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। अब तक आपने विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषणों और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा। आइए देखें कि वायु प्रदूषण किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। 1. प्रकाश रासायनिक धूमकुहा। इसको समाप्त करने के लिए हमें अपने रहन सहन के तौर तरीकों में भारी परिवर्तन करना होगा। जीवन की गति बहुत तेज हो गई है और हमें अधिक से अधिक तेज परिवहन के साधनों की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष वर्तमान वाहनों की बड़ी संख्या में और हजारों वाहन जुड़ते जाते हैं। अतः इन सब के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और रासायनिक धूमकुहा बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विकल्प यह है कि एक अन्य तरीके के परिवहन का विकास किया जाए, जैसे बिजली से चलने वाली कार और टू व्हीलर। ऑटोमोबाइल उद्योग को ऐसी युक्तियां बनानी चाहिए जिनको वाहन में फिट करके प्रदूषणों का निस्सरण कम से कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, सूक्ष्म कण मुख्यतः उद्योगों द्वारा बनते हैं, जिन पर स्क्रबरों, प्रेसिपिटेटरों और फिल्टरों द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। ये युक्तियाँ काफ़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन इससे जीवन बच जाते हैं। अभी तक उद्योगों के मालिकों ने केवल लागत और लाभ के बारे में सोचा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके उद्योगों से निकली कालिख और धुएं से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ेगा। तीसरी बिंदु है सल्फर डाइऑक्साइड, मुख्यतः कोयले की भट्ठी और भाप जनित जो कोयले को जलाने से जलती है के द्वारा बनती है। इस पर भी नियंत्रण रखने के कई उपाय हैं। एक उपाय यह है कि अधिकतर सल्फर की बजाय कम सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाए, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल या नाभिकीय ईंधन। यह समाधान या उपाय कोई लंबी अवधि तक के लिए संभव
नहीं है, क्योंकि निम्न सल्फर ईंधनों की कमी है और नाभिकीय ईंधन का प्रयोग अपने आप में ही एक समस्या है। एक उपाय यह भी है कि प्रयोग से पहले ईंधन से सल्फर हटा दिया जाए। तीसरे उपाय में निकलने वाली गैसों को एक युक्ति से स्क्रबर से गुजारा जा सकता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। चौथी पॉइंट है, रसोई घर से निकलने वाले धुएं को किसी हद तक धुआं रहित चूल्हों, सोलर कुकर, बायोगैस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। इनके दो तरफा लाभ हैं। एक तो ये आसानी से उपलब्ध हैं और इनसे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण का सीधा संबंध तकनीकी विकास और प्रौद्योगिकीकरण से है। पहले केवल इस प्रकार की तकनीकें थी जिससे यातायात की गति को बढ़ाया जा सके या जीवाश्मीय ईंधन से ऊर्जा प्राप्त की जा सके, पर उससे उत्पन्न प्रदूषण पर उस समय तक ध्यान नहीं दिया गया जब तक खतरे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए और उनकी उपेक्षा करनी मुश्किल हो गई। पर गरीब देशों में वायु प्रदूषण के अंतर्गत कई बातें आती हैं। एक गृहिणी जो कंडे, सूखी पत्तियां या लकड़ी के छोटे टुकड़े जलाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी और धुएं का सामना करना पड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग अर्ध अंधता का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के फेफड़े धूल वाले वातावरण में रहने से खराब हो जाते हैं। कुछ लोग खान या छोटे कारखानों में काम करते हैं जहां हवा में ऐसे तत्व होते हैं जो स्नायु तंत्र में जलन उत्पन्न करके बीमारी पैदा करते हैं। इससे ज़्यादातर लोग जल्दी मर जाते हैं। वायु में खराब गंध तथा मक्खियों और मच्छरों के कारण जीवन अरुचिकर तो बनता ही है, उसमें संक्रामक रोग भी फैलते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को बड़ी सावधानी पूर्वक चुनना होगा, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बाधा गरीबी है, जो मनुष्यों को मजबूर करती है कि वे ऐसे गंदे स्थानों पर रहें और काम करें जहां पर जानवरों का भी रहना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम समाप्त करेंगे 16.2.1 के साथ इस एपिसोड को। अब आगे पढ़ेंगे 16.2.2 जल प्रदूषण। तो ये वीडियो आप तक पहुँचाने में मेरी और मेरे पूरे टीम की एफर्ट लगती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे पूरे टीम की हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।